धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। हर चीज़ का एक वक्त है, हर चीज़ का एक समय है। और जब समय आता है तो वो चीज़ें स्वाभाविक गति से स्वतः ही आपके जीवन में घटित होने लगती हैं, आपके जीवन में होने लगती हैं, और आपका जीवन अच्छा होने लगता है। आपकी चेष्टा से कुछ नहीं होगा। कभी कभी निश्चेष्ट होकर जीवन में अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने से ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी बिना कुछ किए, बिना किसी बात को करे भी बहुत सी चीज़ें सृजित होती हैं, बहुत सी चीज़ें निर्मित होती हैं। और आपको जान करके ये बहुत सुखद आश्चर्य होगा कि वो चीज़ें ज़्यादा कालजयी होती हैं, ज़्यादा अर्थपूर्ण होती हैं, ज़्यादा अच्छी और बेहतर होती हैं। हमारे प्रियात्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। बहुत पुरानी एक बात है जिसमें एक प्रोफेसर हुआ करते थे मुरादाबाद के। तो बहुत पहले मैं विद्यार्थी जीवन में उनके घर पहुंचा तो बात चल ही रही थी कि उनका पोता, छोटा पोता, गन्ना खा रहा था। और गन्ना खाता खाता वो अंदर आया जहाँ हम लोग बैठे बात कर रहे थे, और आकर के कहता है कि मेरे पापा लाए हैं गन्ना पेड़ से तोड़कर। तो उनके दादाजी बड़े चिंतित हुए और बहुत रुआंसे से हो गए, बड़े परेशान हुए। और उन्होंने कहा कि देखिए, ये पीढ़ी हमारी पता नहीं कहाँ जाएगी। इसको ये भी नहीं पता है कि कौन सी चीज़ कंद है, कौन सी मूल है, कौन सी फल है। हम कैसे इसको जनवा पाएंगे कि कौन सी चीज़ें हमारी वनस्पति की देन हैं, कौन सी चीज़ें धरती के नीचे होती हैं, कौन सी चीज़ें धरती के ऊपर होती हैं। और फिर उन्होंने मुझसे एक बात बड़ी मार्मिक अंदाज में कही कि बेटा, कभी जीवन में संभव हो तो ऐसा प्रयास ज़रूर करना कि इन बच्चों को ये पता चल सके कि सारी चीज़ें सुपरमार्केट में, बड़े बाज़ारों में और बड़े बड़े मल्टी स्टोर्स में ही नहीं मिलती। ये चीज़ें कैसे स्वाभाविक रूप में होती हैं, इनके लिए प्रयास करना। तो ये मन में हमारे एक विचार एक छिप गया किसी न किसी रूप में, बीज के रूप में। और मैं हमेशा सोचता था कि कभी वक्त मिलेगा तो हम इस पर काम करेंगे। आश्रम निर्माण के साथ ही हमने इस संकल्प को सजीव करने का प्रयास किया, और शिक्षा के उद्देश्य से कि बच्चे ये समझें वही बात कि क्या कौन सी कंद है, कौन सा मूल है, कौन सा फल है, किसका पेड़ होता है, किसकी जड़ होती है, कौन सा फल के रूप में होता है, और किस किस तरह का होता है, कौन सी चीज़ें हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। यहाँ जो हमारा जहाँ आश्रम है मसूरी में, यहाँ ठंडा रहता है। यहाँ जब आप मई जून की गर्मियों में नोएडा, दिल्ली में या देश के बाकी हिस्सों में जिस समय आप 47-48 के टेम्परेचर में होते हैं, हमारे यहाँ उस समय भी यहाँ का जो तापमान है वो मैक्सिमम 18 और 20 होता है। हमारे यहाँ कोई पंखे नहीं है, कोई कूलर नहीं है, ना उसका कोई प्रोविज़न है और ना उसको कोई प्रावधान मैंने रखा है, ना ही उसकी कोई आवश्यकता हमें कभी अनुभूत हुई है, अनुभव हुई है। तो हमने कोशिश की है कि बहुत सारे ऐसे पौधे और प्लांट्स हम अपने यहाँ लगा सकें जिनसे बच्चों को भी ज्ञान मिले और बड़ों को भी ज्ञान मिले। और एक बात ये भी है कि हम खुद भी सीख और जान समझ रहे हैं कि कौन से पौधे किस तरह से काम आते हैं। हमें भी पहले कुछ पौधों के बारे में, कुछ प्लांट्स के बारे में जानकारी नहीं थी। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये मोरपंखी का पौधा है। ये बहुत शुभत्व का उदय करता है, शुभत्व का विकास करता है। और घर के अगर मुख्य द्वार के दोनों ओर आप इसको लगाते हैं तो बहुत सारी बुरी ऊर्जाओं से, बुरे विचारों से, नकारात्मक ऊर्जाओं से आपकी सुरक्षा करता है। मोरपंखी के और भी बहुत सारे पौधे हमने अपने यहाँ लगाए हैं। ये भी मोरपंखी है। इसको पहले गमलों में संभाला गया है। बहुत सारे पेड़ हमने पहले यहाँ 1 से 2 वर्ष तक गमलों में सिंचित किए हैं। फिर जब वो यहाँ की आबो हवा के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, फिर उनको नीचे धरती में हम स्थापित करते हैं। ये बांस की एक प्रजाति है जो बहुत अच्छे ढंग से यहाँ बाउंड्री वॉल का काम कर रही है। ये खूब ऊंचे ऊंचे हो गए हैं और खूब ये अच्छे से पल्लवित और पुष्पित हो रहे हैं। उत्तराखंड में एक चीज़ बड़ी चिंता का विषय हो रही थी कि बुरांस को कैसे
संभालें, कैसे संरक्षित करें। धीरे धीरे जो चारधाम यात्रा में आपने देखा है ना, एक बहुत बड़ा वृक्ष होता है जिस पर फूल ही फूल लगे होते हैं लाल रंग के। पक्षी उसको खूब अच्छे से उसका रसास्वादन करते हैं और ब्लड प्रेशर में और कई सारे रोगों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पौधा बुरांस कहलाता है। ये आपको पहाड़ पर खूब मिलेगा। हमने बुरांस के लगभग 300 पेड़ यहाँ अभी गमलों में संरक्षित करके रखे हैं। कुछ हमने जो है ज़मीन में रखे हैं ताकि वो धीरे धीरे समय के साथ पल्लवित हो जाएं और फिर हम उनको यहाँ से निकाल करके यथास्थान स्थापित कर सकें। तो ये बुरांस की पौध हमने रखने की कोशिश की है और ये अगर यहाँ सब सुरक्षित और संरक्षित रह सके तो एक अच्छा खासा एरिया हम यहाँ बुरांस के वृक्षों को समर्पित करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी एक क्यारी है। इसमें नीचे पत्ते पड़े हुए हैं जो खाद बनाने के लिए डाल दिए गए हैं। ऐसे बहुत सारी प्रजाति के लगभग 45 पौध ये हमने लगाई हुई हैं जो धीरे धीरे विकसित हो रही हैं और धीरे धीरे वो जब बड़ी हो जाएंगी तो उनको फिर अन्यत्र जो उनकी जगह निश्चित की गई हैं वहाँ पर हम रोपेंगे। जो आप पौध देख रहे हैं ये आड़ू है, आड़ू के पेड़ लगे हैं ये। और इससे आगे आप देखेंगे ये शहतूत का पेड़ है। ये भी अभी थोड़ा सा पनप रहा है। ये धीरे धीरे जैसे मैंने बताया कि एक बार जगह ले लें फिर हम इनको हम अन्यत्र स्थापित करेंगे। ये कनेर है, ये कनेर है। जब पौधे गमलों में संरक्षित हो जाते हैं तो उनको फिर हम ज़मीन में इस तरह से 3 बाई 3 या 4 बाई 4 का गड्ढा बनाकर पहले उसमें पत्ते और खाद डालकर छोड़ते हैं। फिर धीरे उसमें मिट्टी डाल करके पानी डाल करके उसमें उस संरक्षित पौधे को गमले से निकाल करके धरती में लगा देते हैं ताकि उसको जीवन दान मिले और वो अच्छे से पनपे पले बढ़े। ये पौधे जो गमलों से निकालकर इनको धरती में स्थान दिया गया है। ये पारिजात का पौधा है। ये पौधे जिनको गमले से निकालकर और फिर धरती में स्थान दे दिया गया है, ये पारिजात का पौधा है। ये बहुत सारी पूजा प्रार्थनाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर स्वाभाविक रूप से ही बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ये बिच्छू बूटी है। ये अपने आप उगी है। बहुत सारे इसके पौधे हज़ारों की संख्या में यहाँ हैं। जैसे कि इसके नाम से ही प्रकट होता है बिच्छू बूटी, यानी कि ये अगर आपके शरीर के किसी भाग को या किसी अंग को स्पर्श करती है तो उसके बाद वहाँ जैसे बिच्छू के काटने से दर्द होता है ना, ऐसा बहुत देर तक वो शरीर का अंग प्रभावित रहता है। तो इसके बारे में कहा गया है किसी की जड़ में जो मिट्टी पड़ी रहती है उसको उठाकर अगर उस जगह पर रगड़ दिया जाए तो इसका जलन का प्रभाव कम हो जाता है। जो पौधे 2 साल से पुराने हो गए उनको ज़मीन में स्थान दिया गया। ये ऐसे ही पौधे हैं। ये उसमें एक अखरोट का पौधा है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। इनको गमले से निकालकर धरती में लगा दिया गया है। अखरोट के भी हमने यहाँ लगभग 20 वृक्ष रोपे हैं। ये भी अखरोट है, ये भी धीरे धीरे अभी बड़ा हो रहा है। अखरोट के बारे में यहाँ पहाड़ पर एक मान्यता मुझे सुनने को मिली कि वो लगाने से थोड़ा परहेज़ करते हैं। तो मुझे उसके पीछे एक ही बात समझ में आई कि चूँकि ये इसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है, बहुत मध्यम गति से ये पनपता है, तो इतना इंतज़ार इतनी प्रतीक्षा लोग नहीं कर पाते, इसलिए इसको वो लगाने में थोड़ा कम रुचि रखते हैं। ये नाशपाती का पेड़ है। ये भी हमने यहाँ गमले में 2 वर्ष रखने के बाद इसको धरती में स्थान दिया है। इसके बराबर में एक दूसरा ये शहतूत का पेड़ है। उस तरफ किनारे पर जो आप लंबा सा एक पेड़ देख रहे हैं ये भी सूखा हुआ सा, ये धीरे धीरे पनप रहा है। ये सेब का पेड़ है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये यहाँ बिच्छू बूटी स्वाभाविक रूप से जन्मती है, ऐसी ही एक ये इसको किन्नौर बोलते हैं यहाँ पहाड़ी भाषा में। मुझे इसका वानस्पतिक नाम नहीं पता, लेकिन ये शुगर में रामबाण का काम करती है। इसकी सूखी हुई, इस पर छोटा सा देखिए पीला सा बहुत सुंदर सा एक फूल लगा हुआ है, ये इसी का फूल है। और यहाँ बहुत दूर दूर के लोग आकर के हमारे आश्रम से शुगर के लिए इसकी जड़ को ले जाते हैं। ये काफ़ी बड़ा वृक्ष के रूप में हो जाता है और इस पर से इसकी जो जड़ होती है वो एकदम पीले रंग की होती है
और उसको पानी में जैसे 1 इंच के आसपास की जड़ का एक हिस्सा पानी में डाल करके रखो, तो ऐसा कहते हैं कि उससे सवेरे उसको पी लो तो शुगर में काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। ये भीमसेनी कपूर है जिससे काजल बनाया जाता है। ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। ये जावित्री का पौधा है। जावित्री का इस्तेमाल बहुत सारी पूजा प्रार्थनाओं में और मसालों में किया जाता है। ये यहीं का लोकल साइप्रस है जिसको हमने भी छोटे छोटे पौधों को गमलों में संग्रहित किया है। फिर इनको जब ये बड़ी हो जाते हैं, इनको समय मिल जाता है, तो इनको 2 वर्ष बाद फिर धरती में लगा दिया जाता है। ये इसी का प्लांट जो धरती में लगाया गया है। ये इसका एक दूसरा प्लांट और इसका ही एक ये तीसरा प्लांट आप देख रहे हैं। ये यहाँ का साइप्रस, लोकल साइप्रस है। ये तो बहुत सारे सजावटी और फूलों वाले पौधे हैं जो कुछ समय तक ही चलते हैं। ये कैमेलिया है, इसमें बहुत सुंदर फूल लगते हैं और ये भी यहाँ के मौसम के अनुकूल है। इस पे आप ये देख रहे हैं लाल रंग का फूल ये खिला हुआ है। ये दालचीनी का पेड़ है, अभी अंकुरित होने वाला है। इसके बराबर में ये फिर से बुरांस का पौधा आप देख रहे हैं। ये कैमेलिया, ये दूसरी प्रजाति। ये बुरांस के पौधे हमने जो गमलों में संग्रहित करके रखे हैं, जब ये थोड़े समय इनको हो जाएगा, 1-2 साल यहाँ पनप जाएंगे, तो फिर ये इनको हम धरती में स्थापित कर देंगे। ये लिलोनियम है। ये तो बहुत कॉमन पौधा है। आप शहरों में रहते हैं तो आपने इसको वहाँ प्राय देखा ही होगा कि ये सभी घरों में आसानी से मिल जाता है। ये भी बुरांस है, ये कनेर है, ये पारिजात है। ये पारिजात का मौसम है इस समय पल्लवित होने का। ये कनेर है, ये साइकस है। साइकस को भी हमने यहाँ लगाया है तो ये अभी चल रहा है, बड़ा हो रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये सेब का पेड़ है। ये यहाँ पर लगभग 10 पेड़ अलग अलग तरह की जो सेब की प्रजातियाँ हैं, जिनमें कश्मीरी, किन्नौरी और हिमाचली, उनको हमने लगाने की कोशिश की है। अनार भी यहाँ के तापमान और मौसम के अनुकूल काम करता है और यहाँ हो जाता है। ये अनार का पौधा आपने देखा, ये अनार लगा हुआ है। ये जो जगह जगह आप पूरी एक बूटियाँ सी बिखरी हुई देख रहे हैं, सफ़ेद रंग के ये फूल हैं। मुझे पता नहीं इनका क्या नाम है। इनका आजकल एक मौसम है, सीज़न आया हुआ है और पूरी घाटी इनसे महक रही है। इन्हीं के साथ एक लोकल पुष्प और है, ये येलो कलर का। ये भी यहाँ बहुतायत में है। बहुत सुंदर लगते हैं ये, जैसे छोटे छोटे से तारे ज़मीन पर ही प्रकृति के बीच, वनस्पतियों के बीच मुस्कुरा रहे हों। ये जामुन का पेड़ है जो पिछले 4 साल से चल रहा है। पहले में लगता था कि शायद ये यहाँ नहीं हो पाएगा ठंड की वजह से, लेकिन ये सरवाइव कर रहा है। ये भी सेब का ही एक पेड़ है। अपने अस्तित्व पर मुस्कुरा रहा है। थोड़ा सा भी इसके मतलब का अनुकूल मौसम नहीं है, पर संभवतः ये चल पड़ेगा। यज्ञशाला के पास एक पेड़ था जो बिल्कुल सूख चुका था, बांज का पेड़ था ये। हमने पिछले साल बरसात से पहले इसकी जड़ों में थोड़ा खाद और मिट्टी डाल करके कुछ बेलें लगा दी थी। ये यज्ञशाला के पास अब गगनचुंबी हो रहा है। ओम यज्ञाग्रतो दूरे मुदैति दैवं तदो सुप्तस्य तथैवैति दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम्।
आर्यं शरणं शुभमस्तु, सम्भो कर्णम् अरमस्तु।